Hello students, I am going to start here new chapter structure of atom। इसके पहले आप सभी लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था, उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस में देखते हैं क्या क्या सिलेबस हमें क्या टॉपिक पढ़ना है। 11 मार्क्स का है ये 2 चैप्टर, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 11 फिर केमिस्ट्री में सिर्फ 11 मार्क्स का ये दोनों चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने जिसमें कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें जो पढ़ना है, बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एंड सबसेल्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, quantum numbers, shapes of sp_d orbitals, rule for filling electrons in orbitals, Aufbau principle, Pauli exclusion principle, Hund's rule, electronic configuration of atoms, stability of half-filled and completely filled orbitals। ओके, तो ये हमारा सिलेबस था। हमने देखा कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस। सबसे पहले बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसी में कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्स एंड सब सेल्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, इसके बाद डी ब्रॉगली रिलेशनशिप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। सो दो स्टूडेंट्स नॉट सब्सक्राइब टिल डेट, दे सब्सक्राइब एंड लाइक इट मोर एंड मोर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर कोई भी जो है आपको दिक्कत होती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना कमेंट भेजिए, क्या प्रॉब्लम है हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। नील बोर्स ने इस मॉडल को दिया था कॉन्सेप्ट, और ये मॉडल जो है बेसिकली हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन आयंस के लिए ये एप्लीकेबल है। जैसे यूनी पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव आयन, ट्राई पॉजिटिव आयन, इन जो है स्पीसीज़ के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल है। 9th क्लास में आप लोग ये बोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा, जैसे कि KLMN डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। तो इन सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया ही है। अब यहाँ पर इसी को थोड़ा सा और एडवांस में डिस्कस करेंगे कि ये सेल्स और सब सेल क्या होते हैं, और इस यहाँ पर बोर्स मॉडल का क्या पोस्टुलेट्स है। वहाँ पे था ये एक स्फेरिकल ऑर्बिटल होता था, ये सेल्स होते थे K सेल, L सेल, M सेल, इसी तरह से एक और N सेल। ठीक, तो डिफरेंट टाइप्स को सेल्स इसमें डिवाइड थे, और इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे कि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता था। इसका डिटर्मिनेशन हम इस फार्मूले से करते थे, 2n², 2n², जहाँ n नंबर ऑफ सेल्स है। जैसे फर्स्ट सेल के लिए K की वैल्यू 2, L के लिए सेकंड सेल के लिए इसकी वैल्यू 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, एंड थर्ड सेल के लिए, L सेल के लिए ये हो गया। थर्ड सेल M सेल के लिए इसका हो जाएगा 3, 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। ठीक, 18 N सेल के लिए 3, 4, 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो इस तरह से इसका जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच सेल, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा था 9th क्लास में। यहाँ पर हम इसके पोस्टुलेट्स को और थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे। बोर्स मॉडल क्या है देखते हैं, पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो पोस्टुलेट्स मतलब वही प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं बोर्स मॉडल के। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। An atom consists of a small heavy positively charged nucleus in center, and electrons revolve around it in a circular orbit। मतलब पहले स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक एटम है जिसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है।
इसके सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। न्यूक्लियस ये सेंटर में है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों ओर। ठीक है, किसके चारों ओर? न्यूक्लियस के चारों ओर। ये आपका न्यूक्लियस है, एन एन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो सेंटर में ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट इसका यही है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट। गॉट इट? फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट ये है इसका, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, हैंस दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसकी फिक्स्ड एनर्जी होगी, एनर्जी फिक्स्ड होगा, उन्हीं ऑर्बिट्स में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये मतलब एनर्जी लेवल्स कहे जाएंगे इन ऑर्बिट्स को, या स्टेशनरी स्टेट्स इनको हम कहेंगे। इनको नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3। ये जैसे फर्स्ट सेल में ये रिवॉल्व कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में ये n=1 इस लेवल में, एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर ये इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, लो एनर्जी लेवल। और n क्या होगा? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होता है? क्वांटम नंबर्स, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये समझिए। आप फर्स्ट सेल में जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसका लोएस्ट एनर्जी लेवल क्या होगा? n=1। अब देखिए यहाँ पर इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, एनर्जी वैल्यू होगी। ठीक, ये उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसकी एक फिक्स्ड एनर्जी वैल्यू होगी, ई फिक्स्ड होगा। और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, En फॉर नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स, कितने, जिस ऑर्बिट्स के लिए आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस RH एक कांस्टेंट है जिसको रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होगा। तो ये RH की वैल्यू है रेडबर्ग कांस्टेंट की, Z²/n², जहाँ Z क्या है? Z आपका एटॉमिक नंबर है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, En=-RH Z²/n²। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, या हम इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अभी आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है। मतलब क्वांटम नंबर्स हमारा एक टॉपिक है सिलेबस में, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। अभी यहाँ पर आपको ये जानना है कि n=1 फर्स्ट एनर्जी लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है En=-RH Z²/n², जहाँ पे Z की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है, जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर, किसकी वैल्यू? RH की वैल्यू। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल पर एटम। ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यही वैल्यू हो जाएगी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वैल्यू होगी। और अगर यही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा -1312
Z²/n² किलो जूल पर मोल। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये हमें पता चल गया कि इसकी एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, ये आप ध्यान रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू जूल में कुछ वैल्यू होती है, इसको आप देख लीजिएगा क्या वैल्यू होगी। ये आपको दिया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कितना जूल होता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो कन्वर्जन यूनिट्स कन्वर्जन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 13.6 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। गॉट इट। ओके, अब नेक्स्ट ये हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एनर्जीज है, वेरियस एनर्जी लेवल्स का, जैसे कि हमने बताया ये आपका फर्स्ट सेल अगर है, दूसरा अगर सेल यहाँ पर और लें तो ये एल सेल है, तीसरा सेल अगर लें तो एम सेल है, इसी तरह से एन, इन सब के लिए ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इस ऑर्डर में होंगे। उनका ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा के लेस दैन एल, लेस दैन एम, लेस दैन एन। मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा एन, मतलब आउटर ऑर्बिट्स जो होगा वो सबसे बड़ा उसका एनर्जी लेवल्स हाई होगा, हाई है, हायर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा, जो सबसे नज़दीक होगा सेल के, वो लोअर एनर्जी लेवल होगा। तो एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट स्टेट n इक्वल्स टू 1, दैट इज़ नोन एज ग्राउंड स्टेट। इसी को हम क्या बोलेंगे, ये एनर्जी लेवल जो होगा ये आपका ग्राउंड स्टेट होगा। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। फिक्स्ड ऑर्बिट के लिए अगर आपको रेडियाई कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है, तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे जेड क्या है, जेड रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, ये जेड इक्वल्स टू 1 के लिए, मतलब जेड एटॉमिक नंबर है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस कैलकुलेट करना है तो इसका आपका वैल्यू n इक्वल्स टू 1 रखेंगे। n इक्वल्स टू 1 के लिए वैल्यू हो जाएगा 52.9/1, 1 कैंसिल, सो 52.9 पिकोमीटर आएगा हाइड्रोजन एटम के लिए। दिस इज़ नोन एज बोर ऑर्बिट। इसको हम क्या बोलेंगे, बोर ऑर्बिट। 1 पिकोमीटर की वैल्यू कितना होता है, सभी लोग हमें इसका आंसर दें। 1 पिकोमीटर की वैल्यू कितना होगी, 1 पिकोमीटर की वैल्यू कितना होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप करके बताइए क्या वैल्यू होगी 1 पिकोमीटर की। यहाँ पर 52.9 पिकोमीटर है हाइड्रोजन एटम की रेडियस। गॉट इट। इसी तरह से हीलियम का भी हम निकाल सकते हैं। हीलियम का n इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, z इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, z की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसके लिए आप निकाल के बताएंगे हमको। सेम यही फार्मूला यूज करना है इसके लिए, हीलियम के लिए। हीलियम के लिए रेडियस क्या होगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें डिफरेंट ऑर्बिट्स का कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। Vn इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड, ये वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको फिजिक्स में बताया गया होगा। v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी होगा nth ऑर्बिटल के लिए 2.188 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। Since the electrons revolve only in those orbits which have fixed value of energy, hence electrons in an atom can have only certain definite value of energy. तो उसका एनर्जी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अगर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी के अराउंड ही वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करता है जिसकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, तो उसकी जो एनर्जी जो फिक्स है, तो क्या फिक्स होगा, वो जो एनर्जी लेवल्स है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। एंड दे
have their own energy, they have their own definite value of energy, इनकी खुद की वैल्यू नहीं है, and not any of their own energy, thus energy of an electron is quantized। ये क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, एनर्जी सेव्ड रहेगी। क्यों सेव रहेगी, यहाँ पे ये टॉपिक समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, थर्ड स्टेटमेंट इसका यही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसी ऑर्बिटल्स में, उसी ऑर्बिट्स में विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, जिसकी एनर्जी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एटम में कुछ डेफिनेट वैल्यू एनर्जी होगी उसकी, लेकिन उसकी खुद की एनर्जी नहीं होगी। किसकी एनर्जी होगी, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी होगी। तो वो जो है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी, क्वांटाइज्ड रहेगी। कहने का मतलब ये है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो सेम एनर्जी लेवल है उनका एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी जो है वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी, सर्टेन डेफिनिट वैल्यूज़ एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ दियर ओन, और उसकी खुद की वैल्यू नहीं रहेगी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 2πn, इस तरह से इसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो आप पढ़े होंगे इसमें फिजिक्स में। तो लाइक द एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom can have certain definite values and not any value of their own, अपनी खुद की वैल्यू नहीं होगी। किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। ना तो एंगुलर मोमेंटम की अपनी वैल्यू होगी और ना ही एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है। तो ऑर्बिट्स की एनर्जी होगी, जो कि वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी, कंजर्व्ड होगी। नेक्स्ट फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है, इसमें हम देख सकते हैं एम वी आर जो है इसका एंगुलर मोमेंटम है। क्या है, एंगुलर मोमेंटम एम ये वैल्यू होगी NH/2π, NH/2π, n इक्वल्स टू 1 2 3 वही है, H प्लांक्स कांस्टेंट है। 2π मतलब जिस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस 2πr होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो क्या होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू होगा mvr इक्वल्स टू NH/2π। इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट लूज देयर एनर्जी और गेन देयर एनर्जी व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द सेम सेल। अगर सेम सेल में प्रेजेंट हैं तो ना तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे और ना ही वो अपनी एनर्जी गेन करेंगे। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो वो अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे या एनर्जी गेन करेंगे कहीं से। वो ना तो एनर्जी लॉस करेंगे और ना ही एनर्जी गेन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स अगर एनर्जी गेन करता है तो ये एक नेक्स्ट हायर और एनर्जी लेवल्स में चला जाएगा, और डी एक्साइटेड होगा तो ये लूज़ करेगा अपनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है के फॉर्म में ये जो है लोअर एनर्जी वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं क्या है, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया इक्वल्स टू hc/λ, फोटोन है जो कि इस न्यूक्लियस पर अटैक कर रहा है। तो यहाँ एटॉमिक एक्साइटेशन हो रहा है, ये एक्साइट होगा और नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, यहाँ से अगले एनर्जी लेवल में जाएगा। यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे इस सेल में चला गया, और डी एक्साइटेड होगा यानी कि यहाँ से एनर्जी जब रिलीज होगी तो ये एटॉमिक एक्साइटेशन जो होगा डी एक्साइटेशन में कन्वर्ट होगा और ये लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। ठीक है, कम्स टू लोअर एनर्जी लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक्साइटेशन कब होगा, जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और डी एक्साइटेशन कब होगा, जब एनर्जी एमिट करेगा, यानी कि डी एक्साइटेशन तब होगा जब वो एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, वाई डज रिलेटिव नेगेटिव एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। इसका क्या मतलब है कि जो नेगेटिव एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की, नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है? तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है वो क्या है, लोअर दैन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एनर्जी लोअर एनर्जी है इलेक्ट्रॉन, वो लोअर किससे है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, उससे कम है इसकी वैल्यू जो रेस्ट में है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और जो रेस्ट में है, दोनों में से इलेक्ट्रॉन जो फ्री रिवॉल्व कर रहा है उससे कम है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, इन्फिनिटी मान लेते हैं, और ये इंडिकेट करता है एनर्जी वैल्यू जीरो। उसको हम जीरो मान लेंगे क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, काफ़ी दूर है। तो इलेक्ट्रॉन गेट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज पर डिक्रीजेस, एंड डिक्रीज करेगा ई एन बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। ई एन की वैल्यू क्या होगी, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू जो होगी वो n इक्वल्स टू 1 होगा, जो कि उसका मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट होगा। इसलिए यहाँ पर इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो ये जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होता है या एमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं या डी एक्साइटेड। एक्साइट होकर अगले ऑर्बिट में जाते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिटल में, या डिक्साइटेड होते हैं। तो एनर्जी गैप उनके बीच का जो होता है, जैसे एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में गए, तो ये जो एक्साइटेशन हुआ, एक्साइटेशन होने के बाद जो इनके बीच एनर्जी गैप हुआ डेल्टा ई, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी ई एफ माइनस ई आई, मतलब फाइनल एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल माइनस लोवेस्ट एनर्जी लेवल। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये होगा आपका माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर। ठीक है, तो आर एच कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। तो माइनस जब साइन रिमूव करेंगे, इसको इस तरफ लेंगे एन एफ को, तो एन एफ स्क्वायर एक जो है उस तरफ चला गया, यहाँ से इस तरफ चला जाएगा, तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर एन इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18, क्या हो जाएगा, जूल पर एटम। 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई, डेल्टा ई की वैल्यू आई। डेल्टा ई की वैल्यू आपको याद रखना है, ये एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेवलेंथ जो होगा एब्जॉर्प्शन या इमिशन ऑफ द फोटोन। जब एब्जॉर्ब करेगा, इमिट करेगा लाइक फोटोन, तो उस टाइम पे जो वेवलेंथ होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच सी, क्योंकि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो डेल्टा ई अपॉन एच सी करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आएगी, 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आएगी। तो 1 अपॉन लेमडा इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ई अपॉन एच सी, मतलब इसका वैल्यू क्या है, डेल्टा ई का वैल्यू क्या है, ये देखिए डेल्टा ई का वैल्यू है ये। तो यहाँ पर आर एच अपॉन एच सी 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हम रखेंगे, तो आर एच की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी जाएगी, आर एच की वैल्यू रखेंगे 2.18
इंटू 10⁻−18 जूल पर एटम। और क्या रखेंगे, और एच की वैल्यू रखेंगे। एच की वैल्यू क्या होगी, देखिए आर एच की वैल्यू यहाँ पे दिया है। आर एच की वैल्यू क्या है, 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल पर एटम। और इसके बाद आर एच की वैल्यू ये रख देंगे 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल पर एटम। और अपॉन एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻−34 और सी की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁻−8, यह आ जाएगा 10⁸। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n² माइनस 1/nf² पर मीटर। ओके, ये वैल्यू होगी 1/λ की। इसको हम रिडबर्ग फार्मूला कहते हैं। दिस इज़ नोन एज रिडबर्ग्स फार्मूला। ओके, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का यूज आगे चलकर बहुत है, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का क्या स्पेक्ट्रम होता है, जो डिफरेंट टाइप्स के एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन से जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं हाइड्रोजन का। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो पास किया जाता है गैसियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, जो कि डिसोसिएट होता है एनर्जेटिकली। तो हाइड्रोजन एटम से एक्साइटेड होता है और प्रोड्यूस करता है ईएम रेडिएशन। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of discrete frequency. The hydrogen spectra consist of several lines names after the discover। तो उस केस में जो स्पेक्ट्रम में अलग अलग लाइंस आती हैं उनको हम अलग अलग नाम दिया गया है उनके डिस्कवरी के बेस पर। तो उसको डिफरेंट टाइप्स की सीरीज़ होती हैं, वो लाइंस सीरीज़ कहलाती हैं। और ये जो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, डिस्क्रीट लाइंस और continuous spectra नहीं मिलता है, not a continuous spectra, because the energy of electron cannot change continuously but can have only definite values। इनकी सिर्फ फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। तो ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है वो क्वांटाइज्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट सीरीज़ जो है लाइमन सीरीज़ है, ये वाला सीरीज़ है, जो कि इसका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वाई एक्सिस पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर डिफरेंट सीरीज़ दी गई हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो n = 1 2 3 4 ये आपका एनर्जी लेवल्स है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल of the higher ground state, first state, the series of lines emitted, and this emitted lines in the ultraviolet region, and this is known as Lyman series। इसको हम लाइमन सीरीज़ कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो है आपका सेकंड बामर सीरीज़ है। बामर सीरीज़ जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकंड एनर्जी लेवल से, जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल था तो फर्स्ट एनर्जी लेवल से जब ये एक्साइटेड हुआ तो एमिट हुई लाइंस, तो उसको एनर्जी लेवल्स हम n = 1 यहाँ पर ले रहे हैं रिडबर्ग फार्मूला में, और n2 = 2 3 4 मतलब एक छोड़ के इसको लेंगे तो फर्स्ट स्टेट होगा। ये आपका कहलाएगा लाइमन सीरीज़। और बामन सीरीज़ n = 2 पर जब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा किसी भी हायर एनर्जी लेवल स्टेट से
लो एनर्जी लेवल में, मतलब n=3 से मान लीजिए n=2 पे करता है एक्साइटेड, ये यहाँ पर इमिट करता है इलेक्ट्रॉन। तो इस विजिबल रीजन में होगा, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में है और ये विजिबल रीजन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बामर सीरीज़ बोलेंगे। ये आपका बामर सीरीज़ कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड में हम देखेंगे। थर्ड में आपका क्या है, थर्ड में इसी तरह से एनर्जी स्टेट जब n इलेक्ट्रॉन जो है n=3 मतलब स्टेट से जब n=3 पर ये एमिट करेगा लाइन, तो उसको हम पास्कल सीरीज़ बोलेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी हायर स्टेट से n=3 स्टेट में, तो ये सीरीज़ स्पेक्ट्रल लाइंस की जो होगी वो इंफ्रारेड रीजन में होगी। पहला अल्ट्रावायलेट, दूसरा जो है विजिबल रीजन, तीसरा इंफ्रारेड रीजन, इसमें जो है ये होगा। तो ये पास्कल सीरीज़ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पास्कल सीरीज़। तो यहाँ की n की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, 3, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, n1 और n2 हो जाएगा 4, 5, 6। इसको हमें इसी फार्मूले में रखना है जो यहाँ पे दिया गया है। इसी फार्मूले में हम इसका रखेंगे तो वेवलेंथ पता चलेगा इस रिडबर्ग फार्मूला में, यही रिडबर्ग फार्मूला है। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए जैसे n की वैल्यू हम 1 रखेंगे और n2 की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इसी तरह से सेम जब सेकंड पास ये है आपका कौन सी सीरीज़ के लिए, ये है आपका ब्रैकेट्स, ये लाइमन सीरीज़ के लिए है। लाइमन सीरीज़ के लिए है जब n=1 लेंगे और n=n2 n1=1 n2=2 n1=1 n2=2 इसमें रखेंगे, तो ये आपका लाइमन सीरीज़ के लिए होगा। फिर इसके बाद पास्कल सीरीज़ के लिए क्या होगा, पास्कल सीरीज़ के लिए n यहाँ n1=2 लेंगे, n2=3, 4, 5, 6 लेंगे। ये बामर सीरीज़ के लिए होगा। बामर सीरीज़ के लिए आपको ये वैल्यूज़ रखनी है। इसके बाद जो है थर्ड केस पास्कल सीरीज़ में n=, या n1=3 n2=4, 5, 6 रखेंगे। ये किसके लिए है, पास्कल सीरीज़ के लिए है। जब जो है हायर एनर्जी लेवल से n=3 स्टेट में आता है तो ये पास्कल सीरीज़ होगा। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है, इसमें देखिए फिगर में ये वाला स्टेट है, देखिए सेकंड, फर्स्ट था ये सेकंड है, ये थर्ड स्टेट के लिए, तो ये आपका पास्कल सीरीज़ होगा। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट इसके बाद जो है ब्रैकेट सीरीज़ आएगा। ब्रैकेट सीरीज़ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जब हायर एनर्जी स्टेट्स टू n=4 सीरीज़ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इस केस में ये इंफ्रारेड रीजन में तब भी ये वो होगा, एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्ट करेगा किस रीजन में, ये इसी रीजन में एग्जिस्ट करेगा इंफ्रारेड में, और वहाँ पर n1 की वैल्यू 4 होगा और n2 की वैल्यू 5, 6, 7 होगा। फोर्ड सीरीज़ लास्ट सीरीज़ जो है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी हायर स्टेट से n=4 सीरीज़ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में, तो ये एमिट करेगा इंफ्रारेड रीजन में और इसको फोर्ड सीरीज़ कहेंगे। ये रिडबर्ग फार्मूला n1 की वैल्यू 5 हो जाएगा, n2 की वैल्यू 6, 7 होगा। तो फोर्ड सीरीज़ ये हुआ n=5 n1=5 के लिए। जब यहाँ पर ये सीरीज़ है इसके लिए ये वैल्यू n, ये देखिए ये देखिए n1 लास्ट वाली जो सीरीज़ है ये वाली सीरीज़, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाली सीरीज़ आपका होगा फंड सीरीज़ आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन completely from the atom so as to convert it into positive ions। जैसे किसी भी एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए और उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी आइसोलेटेड एटम जो होगा या एलिमेंट जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, आयन में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव आयन में। जैसे ये
है आपका ए। अब ये ए जो है ए प्लस में कन्वर्ट होगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम एनर्जी, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये एटम कन्वर्ट हो गया आयन में, पॉजिटिव आयन में। सो n1 इक्वल्स टू 1 एंड n2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू होगी। तो लिमिटिंग लाइन क्या होगा? इट इज़ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो सबसे छोटा वेवलेंथ होगा उसका जो लाइन होगा उसको हम लिमिटिंग लाइन कहेंगे। दैट इज़ n2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक नोट्स है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए क्या है। हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका जो लार्ज नंबर ऑफ लाइंस होगा, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेंट्स लार्ज नंबर ऑफ molecules. When such sample is heated to high temperature, then the hydrogen molecules split into hydrogen atoms. The electrons in different hydrogen atoms absorb different amount of energy. जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा वो जो है एब्जॉर्ब करेगा अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि एक्साइटेड होगा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। और ये इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न होंगे तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एडॉप्ट डिफरेंट रूट्स टू रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। अलग अलग रूट्स से वो जो है ग्राउंड स्टेट में पहुँचेंगे। तो इनकी जो एनर्जी डिफरेंस होगा, जो एनर्जी एमिट करेगा वो एनर्जी लार्ज होगी। नंबर ऑफ लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन हाइड्रोजन, so maximum number of lines that can be emitted when an electron in excited state n2 de-excited to n1। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए ये यूज़ करेंगे n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 प्लस 2। तो ये फार्मूला यूज़ होगा। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं क्या है लिमिटेशंस, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लिमिटेशंस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो उसमें क्या आप आंसर देंगे? तो ये आंसर लिखना है, इनस्टेबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ये मतलब लाइन स्पेक्ट्रा जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की, जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उनका लाइन स्पेक्ट्रा जो है इस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सिर्फ जो है यूनी या डाई पॉजिटिव ट्राई पॉजिटिव के लिए ही एक्सप्लेन किया, लेकिन पॉली पॉजिटिव आयंस के लिए ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम के लिए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइंस जो था, लाइन स्पेक्ट्रा, ये नहीं एक्सप्लेन कर सके। इनएबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर सके। और दूसरा पॉइंट, दूसरा ड्रॉबैक्स क्या है? इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर ऑर्बिटल्स, फाइनर डिटेल्स डबलेट टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की दो क्लोजली स्पेस्ड लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर सके फाइन ऑर्बिटल के लिए। ठीक, अब तीसरा लिमिटेशन ये था कि ये जो है, जो लाइन स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जो है स्प्लाइट करती हैं, वो इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सके। इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस स्प्लाइट कर जाती हैं, उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सके। कि लाइन का स्प्लाइटिंग कैसे है। मैग्नेटिक फील्ड यानी जीमन इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी स्टार्क इफेक्ट। अगर जो है लाइंस स्प्लाइट कर रही हैं, जीमन इफेक्ट होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लाइट करती हैं तो वो स्टार्क इफेक्ट होगा। ये स्प्लाइटिंग ऑफ लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर सके, बोर्स मॉडल के द्वारा नहीं किया जा सका। इफ़ द सोर्स emitting radiation is placed in magnetic or electric field, it is observed that each spectral line is split into different number of lines. It cannot be explained by this one Bohr's model. Means Bohr's model unable to explain splitting of lines in the magnetic field and electric field. That is
सिंपली अगर हम कहें तो जीमन इफ़ेक्ट और स्टार्क इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। कहने का मतलब है कि कोई भी लाइंस जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है या मैग्नेटिक फील्ड में है तो जो है क्योंकि वो रेडिएशन एमिट करती हैं और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड की गई तो वो क्या होंगी, स्प्लाइट कर जाएंगी। और जो स्प्लाइटिंग है नंबर ऑफ़ लाइंस का वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसको जीमन इफ़ेक्ट कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो स्टार्क इफ़ेक्ट होगा। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड से जो इनकी एबिलिटी होती है एटम्स की जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी एबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। ठीक, ये मेजर ड्रॉबैक्स था। और इन्होंने इग्नोर किया ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर डबल बिहेवियर शो करता है। ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब क्या है, डबल, दो बिहेवियर, एक लाइट की तरह ये बिहेव करता है और ये एक जो है वेब की तरह भी बिहेव करता है। तो ये जो है इस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सके। और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आगे पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इन सब के लिए इनका भी जो है ये क्वालिटी जो ये था इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, इस बिहेवियर को इग्नोर कर दिए। तो यहाँ पर ये सारे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसको आपको देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे अबाउट ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और क्वांटम नंबर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आई होप आप लोगों को ये इस टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक होकर मैसेज करें और हमें बताएं अपने जो है प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उसको हम फिर से लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के वो आप लोग असाइनमेंट में सॉल्व करेंगे और वहाँ से जो भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।